हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम अर्थात द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का एक्ट है, इसको देखेंगे। और यह जो वीडियो है, यह छत्तीसगढ़ की जो पीसीएसजे की परीक्षा है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और यह बहुत ही छोटा सा अधिनियम है और इसमें कुल मिला के 14 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। तो इनको सभी धाराओं और अनुसूचियों से जितने एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न प्री परीक्षा के लिए बनाए जा सकते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम एमसीक्यूज के रूप में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी जो सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, उनको हम समय बीच बीच में उनका एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ताकि जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएं और किसी भी तरह का इसमें डाउट न रह जाए। तो आप जो है इसके पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने छत्तीसगढ़ के लिए जो उसकी भू राजस्व संहिता है उसको कंप्लीट कवर किया है। इसके अलावा आबकारी अधिनियम है। और जो वहाँ के परीक्षा में जो लो माइनर एक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कोर्ट फीस है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एनआईए है, लिमिटेशन एक्ट है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो इन सब पे भी जो वीडियो हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि उसमें सभी प्रश्नों को हमने एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट करके पूरे बेयर एक्ट को कवर किया है। और जितने प्रश्न पिछले बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबको हमने शामिल किया है। तो इसलिए आप जो है इसके पहले के जो सारे वीडियो हैं आप उनको जरूर देखें। और इस वीडियो में चूंकि छोटा सा नियम है तो हम एक सिंगल वीडियो में इसको जो है हम कवर कर देंगे। और इसी में जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और जो भी प्रोविजन है हम सबको कवर कर देंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। उस पर लोकल एक्ट, माइनर एक्ट और मेजर एक्ट से संबंधित जो लगभग हिंदी प्रदेश के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ के जो जुडिशियल एग्जाम होते हैं उनके हमने सिलेबस को कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम लागू है या इसका विस्तार कहां तक है? तो छत्तीसगढ़ जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, यह इसके लागू होने के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 1 का खंड 2 जब देखेंगे तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इसका जो विस्तार है सर्वप्रथम ऐसे नगरपालिका क्षेत्र में होगा जो कि जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है। अर्थात पहली बात तो यह है कि इसका जो विस्तार होगा वह जो जिला मुख्यालय है और नगरपालिका के क्षेत्र हैं वहां पर सबसे पहले यह लागू होगा। उसके बाद जो है यह अन्य क्षेत्रों में लागू होगा, जिसे कि राज्य सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करे। तो इस प्रकार से जो ई वाला विकल्प है कि बी और सी, इन दोनों ही स्थानों पर ये इसका विस्तार होगा। और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 1 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो हमने जैसा कि देखा कि इस अधिनियम की धारा 1 खंड 2 के अंतर्गत इस अधिनियम का जो विस्तार है वह कहाँ होगा? सर्वप्रथम नगर पालिका क्षेत्र में होगा, जो कि राज्य में जिला मुख्यालय है। और उसके बाद जो है ऐसी नगर पालिका क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, तो इन दो जगहों पर जो है इसका विस्तार होगा। और इसको इस बात से बचना होगा कि इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। तो इस प्रश्न को अगर आपको यह नहीं आता है तो इस तरह का अगर तुक्का लगाएंगे तो वो अमूमन जो और प्रश्नों में सही हो सकता है, लेकिन इस एक्ट के संदर्भ में यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास सुविधा में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है कि वास सुविधा में इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो केवल आवासीय, तो यह गलत है और यह शामिल नहीं है। केवल गैर आवासीय, तो यह भी गलत है। तो इस प्रकार से ए और बी यह दोनों ही शामिल नहीं है। अब शामिल है कौन? तो इसको देखेंगे तो इसमें आवासीय या गैर आवासीय भवन या भवन का कोई भाग जिसे किराए पर दिया गया हो, यह सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और वास सुविधा की जो परिभाषा दी गई है वह धारा 2, जिसमें पूरी परिभाषाएं ही दी गई हैं, इसी के खंड 1 के अंतर्गत वास सुविधा की परिभाषा दी गई है। अब हम आगे देखते हैं कि धारा 2 के खंड 1 के अंतर्गत वास सुविधा के अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत कोई भवन है, भवन का भाग है, चाहे वह आवासीय रूप में या गैर आवासीय रूप में यूज हो। इसके अलावा भवन स्वामी द्वारा किराएदार को अगर कोई घर किराए पर दिया जाता है और वह जो घर है जिसे किराए पर दिया गया है वह कृषि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, अर्थात कृषि प्रयोजनों के लिए उसका यूज न किया जाता हो। इसके अंतर्गत जो है कोई भूमि है, खुला स्थान है, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैरेज, ये कुछ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है
कि वास सुविधा के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। तो कोई भी भवन है, भवन का कोई भाग है और कोई ऐसा भवन है जिसे भवन स्वामी के द्वारा किराएदार को दिया गया हो, लेकिन इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसका जो यूज है वह जो है कृषि कार्य के लिए न होता हो, अर्थात वह जो है आवासीय रूप में भी यूज हो सकता है, गैर आवासीय रूप में भी, व्यावसायिक रूप में भी उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन कृषि प्रयोजनों के लिए उसका यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतन व्यतिक्रमी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो आदतन व्यतिक्रमी की जो परिभाषा है यह धारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत जो आदतन व्यतिक्रमी है उसकी क्या परिभाषा दी गई है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कि 12 माह की अवधि में 3 बार या 3 बार से अधिक बार जो है वह भवन स्वामी को अर्थात मकान मालिक को जो उसकी निर्धारित तिथि है उस पर पूरा किराया और अन्य जो देनदारियां हैं उसका भुगतान करने में विफल रहता है। अर्थात अगर 1 साल के अंतर्गत 3 या अधिक बार कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि पर कोई किराया है या कोई अन्य देनदारी है उसको नहीं देता है, तो उसको जो है आदतन व्यतिक्रमी के रूप में उसको जो है बताया गया है धारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, आदतन व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है। तो अभी हमने देखा है, तो उसी वही जो परिभाषा है फिर से हम इसमें देखेंगे कि आदतन व्यतिक्रमी किसको कहेंगे। तो ऐसा किराएदार जो कि 12 माह की कालावधि में 3 बार या 3 बार से अधिक भवन स्वामी को किराया देने में विफल रहता है या अन्य कोई जो देनदारियां हैं उसको देने में अगर असफल रहता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह आदतन व्यतिक्रमी कहलाएगा। तो इसके बारे में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वह ये है कि साल भर में अर्थात 12 माह की अवधि में 3 या 3 से अधिक बार उसको व्यतिक्रम होना चाहिए। इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे वहां पर बार-बार या कई बार अगर विफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति व्यतिक्रमी नहीं कहलाएगा आदतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन स्वामी के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है? तो भवन स्वामी की जो परिभाषा है धारा 2 के खंड 5 के अंतर्गत दी गई है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो प्रश्न पे ध्यान देना है कि यहाँ पूछा है कि कौन नहीं आता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भवन का जो किराया है वह स्वयं के लिए ले रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह भवन स्वामी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लाभ के लिए किराया ले रहा है, तो यह व्यक्ति भी भवन स्वामी के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कि ऐसा कोई रिसीवर की हैसियत से कोई किराया ले रहा है या न्यासी की या पालक की हैसियत से अगर कोई व्यक्ति है और वह किराए की वसूली करता है, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो है वह भवन स्वामी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी के आश्रित, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना है। तो भूमि स्वामी के आश्रित जो है यही जो है भवन स्वामी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब धारा 2 के खंड 5 को हम देखेंगे, तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भवन स्वामी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो किसी वास सुविधा का किराया अपने लिए या अन्य व्यक्ति की ओर से उनके लिए वसूल करते हैं या किसी व्यक्ति के न्यासी, पालक या रिसीवर की हैसियत से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वह भवन स्वामी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वो व्यक्ति भवन स्वामी कहलाएंगे। नेक्स्ट है, किराएदार से क्या अभिप्रेत है? तो किराएदार की जो परिभाषा है यह धारा 2 के खंड 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो किराएदार से कौन से व्यक्ति अभिप्रेत हैं? तो ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा किराया दिया जाता है या किराया देय है, तो ऐसा व्यक्ति किराएदार के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि वह व्यक्ति जो अधिधृति अर्थात जो धारण करने की समाप्ति के पश्चात भी कब्जा बनाए रखता है, तो वह व्यक्ति भी जो है वह किराएदार के अंतर्गत आता है। और तो इस प्रकार से ए और बी ये दोनों ही व्यक्ति जो है वह किराएदार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के कुछ प्रावधान कुछ बातों पर लागू नहीं होते हैं। तो यह जो है किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? तो ऐसा जो है धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है। तो धारा 3 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम की कुछ बातें हैं जो कि कुछ बातों पर लागू नहीं होती हैं, अर्थात इस अधिनियम के कुछ जो प्रावधान है वह कुछ मामलों में लागू नहीं होंगे। तो यह बताया गया है धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होगी। तो जैसा कि हमने देखा कि धारा 3 के अंतर्गत कुछ छूट प्राप्त प्रावधान है जहां पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसमें है, अगर निगम से संबंधित कोई वास स्थान है तो वहां पर जो है इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरी बात है कि
सरकार के स्वामित्व से संबंधित स्थान पर भी ये जो है रेंट कंट्रोल के जो प्रोविजन है वह लागू नहीं होंगे। और सरकार के द्वारा लोक हित में अगर किसी भवन पर या किसी स्थान को छूट प्रदान की गई है तो इन सभी मामलों में जो है इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ऐसा कहा गया है धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अभिधृति अनुबंध। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी वास सुविधा को भाड़े पर नहीं देगा और न ही उसको भाड़े पर लेगा। तो वह किसकी इजाजत के बिना या किस प्रकार से उसको जो है नहीं लेन देन करेगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कोई भी जो किराए पर लेना या देना होगा वह जो है लिखित रूप में ही करार के द्वारा ही निष्पादित किया जा सकेगा। इसके अलावा जो है वह लिखित रूप में निष्पादित किए बिना वो कोई भी जो वास स्थान है न तो उसको किराए पर दिया जाएगा और न ही किराए पर लिया जाएगा। नेक्स्ट है किस धारा में कहा गया है कि बिना लिखित करार के कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी वासस्थान को न तो भाड़े पर देगा और न ही भाड़े पर लेगा। तो हमने देखा कि धारा 4 के अंतर्गत यही जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व अभिधृति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा जो कथन है वह सही है? तो इसमें पहला है कि यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित हो गया हो तो उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष फाइल किया जाएगा। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ है तो भवन स्वामी और किराएदार उस अभिधृति संबंधी अनुबंध लिखित में निष्पादित करेंगे और उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष यथावत दर्ज करेंगे। तो दूसरा विकल्प भी सही है। और तीसरा है कि उक्त इन दोनों प्रावधानों के न होने पर भवन स्वामी और किराएदार पृथक पृथक रूप से ऐसी अभिधृति के बारे में जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से ये सभी विकल्प सही हैं और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 4 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है वास सुविधा के लिए भाड़ा तय किया जाता है। तो अगर जो है भाड़ा तय किया जाता है वास सुविधा के लिए वह किस प्रकार से तय किया जाएगा या किस प्राधिकारी के द्वारा तय किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी वास सुविधा के लिए देय जो भाड़ा है वह स्वामी और किराएदार के बीच भवन स्वामी और किराएदार के बीच जो है उसको तय किया जाएगा। नेक्स्ट है भाड़ा देय होता है। तो भाड़ा जो है या किराया जो है किसी मकान का कब देय होता है। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 5 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब तक कि अन्यथा सहमति न हो अर्थात जो किराएदार है और मकान मालिक के बीच में कोई अन्य सहमति न बनी हो तब तक जो है प्रत्येक जो किराएदार है वह किराए का भुगतान जो है ठीक आगामी माह के लिए जो देय तिथि है उसके 15वें दिन तक उसका जो है उसका किराया देगा। और जिस दिन अगर सहमति हुई है तो जिस दिन सहमति होती है उस दिन देगा। अगर सहमति नहीं हुई है तो आगामी माह के 15वें दिन तक उसका किराया दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों विकल्प भी सही हैं, ए और बी। नेक्स्ट है किराएदार और भवन स्वामी के आपसी सहमति से तय जो किराया होता है वह किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। तो धारा 5 के अंतर्गत हमने देखा है कि जो भवन स्वामी हैं और किराएदार हैं इनके बीच में जो किराए दिया जाता है वह धारा 5 के तहत तय किया जाता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन होता है। तो जो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण है इसका गठन किस धारा के तहत होता है। यह धारा 6 के तहत इसका जो है गठन किया जाता है। अब हम धारा 6 को विस्तार से देखेंगे कि इसका गठन जो है कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से प्राधिकारी होते हैं और इनकी क्या कार्यप्रणाली होती है। तो धारा 6 के अनुसार अधिनियम के प्रभावशील होने के 30 दिनों के भीतर अधिनियम के प्रभावी होने के 30 दिनों के भीतर। तो यहाँ पर एक एक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि यह कहीं से भी प्रश्न जो है पूछ लिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि जो किराया नियंत्रण प्राधिकरण है उसका गठन किस धारा के तहत होता है। तो धारा 6 के तहत होता है। और क्या बताया गया है उसमें कि जब यह अधिनियम प्रभावशील हुआ है उसके प्रभावशील होने के 30 दिन के भीतर एक अधिकरण का गठन किया जाएगा। अब इस अधिकरण का गठन किस लिए किया गया है। तो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए,
दूसरी बात है कि किराए से संबंधित विवादों, शिकायतों और अपराधों के न्याय निर्णय तथा विचारण के लिए। और नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति मुद्दे, जिसमें भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार, स्वत्व और दायित्व भी शामिल हैं, के विनियमन और नियंत्रण के लिए। और राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद अधिकरण का गठन करेगा और जिसका नाम क्या होगा कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण। तो यह इसका नाम होगा। तो राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा इस अधिकरण का। यह पूछ लिया जा सकता है कि इस प्रकार का जो अधिकरण का गठन है वह संविधान के किस प्रावधान के अनुसार किया जाता है, या किस प्रावधान के या किस अनुच्छेद के अनुसरण में ऐसा जो है गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद वह अनुच्छेद 323 ख के तहत किया जाता है। दूसरी बात है कि जो राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है और किस लिए, तो जो किराएदारी को निश्चित करने के लिए, किराएदारी से संबंधित जो प्रावधान है उनको प्रभावी बनाने के लिए, इस अधिनियम से संबंधित जितने विवाद हैं, शिकायतें हैं, उनका निस्तारण करने के लिए, इस सब बातों के लिए इसका गठन किया जाएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि संपत्ति के अंतरण तथा स्वामित्व के विवादों से संबंधित विषयों पर न्यायालयों के द्वारा सुसंगत विधियों के अंतर्गत जो है विचार किया जाता रहेगा। तो इसका तात्पर्य है कि यह अधिकरण जब बन गया, उसके बावजूद अगर कोई मामला संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है और वह न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उसका विचारण जो है वह नहीं रोक दिया जाएगा, उसका जो विचारण है वह चलता रहेगा। और अब हम इसमें देखेंगे कि इसके अध्यक्ष और सदस्य किस प्रकार से होंगे। तो राज्य सरकार जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। तो किस किस व्यक्ति को जो है अध्यक्ष इसकी बना सकती है, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अथवा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा इस जो किराया नियंत्रण अधिकरण है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों या रिटायर्ड जिला जज हों, उनको ही अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। और दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि अधिकरण के जो सदस्य हैं उनकी जो अर्हता होगी, अर्थात उनका क्या योग्यता होगी, किन व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, इसका निर्धारण जो है वह राज्य सरकार करेगी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसे सदस्यों की जो संख्या है वह 2 से कम नहीं हो सकेगी। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो सदस्य होंगे वह कम से कम 2 होंगे। 2 से अधिक हो सकते हैं, वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 2 होगी। उनकी जो अर्हता होगी उसका निर्धारण भी राज्य सरकार करेगी। लेकिन अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष जो है हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो रिटायर्ड होने चाहिए या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, तभी उनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत जो है धारा 6 का जो खंड 3A है, इसमें कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि अगर किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार है वह सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगा। तो कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में प्रावधान जो है ये 3A के धारा 6 खंड 3A के अंतर्गत दिया गया है। और यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार कि ये कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को अधिकरण का रजिस्ट्रार बनाएगा। तो रजिस्ट्रार किसको बनाया जा सकेगा, जो कि सिविल कोड का क्लास 1 का अर्थात फर्स्ट क्लास का जो न्यायाधीश है उसे ही, या राज्य में उप सचिव स्तर का कोई अधिकारी है तो उसको जो है वहां पर रजिस्ट्रार बनाया जा सकेगा। तो रजिस्ट्रार के बारे में 2 बातें ध्यान में रखनी है कि रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो कि जो है फर्स्ट क्लास का जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको बनाया जा सकता है, या जो राज्य सरकार में उप सचिव स्तर का कोई अधिकारी है तो उसको जो है रजिस्ट्रार के रूप में बनाया जा सकता है। अब अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से इस अधिनियम पर संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय का प्राधिकार नहीं होगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब इस अधिकरण का गठन हो गया तो इस अधिकरण पर किसी भी न्यायालय का कोई भी जो है प्राधिकार या दखल नहीं होगा। इसका एक अपवाद है कि अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर, अर्थात इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाव हो सकता है, लेकिन अन्य जो न्यायालय हैं, अन्य हाई कोर्ट हैं, उनका कोई प्राधिकार इस अधिनियम के प्रावधानों पर नहीं होगा। इसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ होगा, रायपुर में होगा। तो
तो इतनी बातें जो है इसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इससे आना तय है। आप इसको जो है धारा 6 को बहुत ही अच्छे से देखना है और अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। कुछ ही बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है और यहाँ से एक प्रश्न लगभग श्योर है कि पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन कौन करता है? तो अभी हमने धारा 6 को विस्तार से देखा है। अब उसके अंतर्गत के जो प्रश्न हैं उनका हम जो है देखते हैं किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो इसमें भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन कौन करता है? तो धारा 6 के तहत ऐसा गठन जो है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किया जाने का प्रावधान किया गया है। तो कितने दिन के भीतर? तो हमने देखा कि धारा 6 की जो पहली लाइन है वही यह बताई गई है कि इस अधिनियम के प्रभावशील होने के 30 दिनों के भीतर जो है वह एक अधिकरण का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण का प्राधिकरण का, यहाँ पर प्राधिकरण है या अधिकरण है, इसका गठन किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? तो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, यह सही है। दूसरा है कि किराए से संबंधित विवादों, शिकायतों और अपराधों का जो है निस्तारण या निर्णयन के लिए, यह भी सही है। किराएदारी के मुद्दे के विनियमन और नियंत्रण के लिए। इस प्रकार से इन सभी उपयुक्त में से कोई नहीं है बल्कि उपयुक्त सभी, इन सभी कार्यों के लिए जो है एक भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का जो गठन है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन करती है? तो अनुच्छेद 323 ख के तहत, जैसा कि हमने देखा था, तो इसके तहत जो है इसका अधिकरण का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का जो अध्यक्ष है वह नियुक्त किया जाता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में जो हमने प्रावधान है देखा, धारा 6 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह ऐसी जो नियुक्ति है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष कौन होगा? तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या सेवानिवृत्त जो है जिला न्यायाधीश को। इसमें से सी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण में कुल कितने सदस्य होंगे? तो ये जो है कुल कितने सदस्य होंगे? तो कुल इसमें से जो राज्य सरकार समय समय पर निश्चित करे, किंतु किसी भी समय में जो है वह 2 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो यह विकल्प सही है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। तो कार्यकारी सदस्य की, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, जैसा कि हमने देखा धारा 6 के खंड 3A के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है या गलत है? तो समस्त न्यायालयों का कार्यक्षेत्र अपवर्जित माना जाएगा। यह बिल्कुल सही है कि जिस दिन यह अधिकरण जो है क्रियाशील होगा उस दिन सभी जो न्यायालय हैं उनका कार्यक्षेत्र जो है इस अधिकरण पर से अपवर्जित होगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 6 के खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें पहली बात यह बताई गई है। दूसरी बात जो बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जो अधिकार है वो अपवर्जित नहीं होगा। तो यह भी सही है। तीसरा है कि तत्काल पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों में पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रहेगी। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक की स्थापना अधिनियम के किस धारा के तहत की जाती है? तो भाड़ा नियंत्रक की स्थापना जो होती है वह की जाती है किस धारा के तहत? तो वह धारा 7 के तहत की जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और भाड़ा नियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा? तो वहां पर कोई उप जिलाधीश से तात्पर्य यहाँ पर एसडीएम स्तर का कोई अधिकारी होगा, तो उसे ही जो है किराया नियंत्रक के रूप में जो है नियुक्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक की स्थापना की जाती है। तो भाड़ा नियंत्रक की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की जाती है? तो अभी हमने देखा कि राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और किस धारा के तहत की जाती है? तो वह धारा 7 के तहत की जाती है।
तो धारा 7 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक या एक से अधिक अधिकारियों को, तो वह अधिकारी कैसे होंगे, तो वह उप जिलाधीश की श्रेणी से निम्न नहीं होंगे, तो उनको जो है भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि भाड़ा नियंत्रक जो है वह धारा 7 के तहत नियुक्त किया जाता है, तो उप जिलाधीश की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक के कार्य का निर्धारण कौन करता है। तो भाड़ा नियंत्रक का कार्य क्या होगा, इसका जो निर्धारण है उसके बारे में प्रावधान जो है धारा 7 के अंतर्गत ही दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि भाड़ा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति जो है वह सरकार के द्वारा की जाती है, और उनके कार्य क्षेत्र का जो निर्धारण है वह कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक किसके अधीनस्थ होता है। तो भाड़ा नियंत्रक जो है उसके कार्य का निर्धारण कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर पूछता है कि वह किसके अधीनस्थ होता है, तो इसके संदर्भ में जो है धारा 7 खंड 2 के अंतर्गत बताया गया है कि जो भाड़ा नियंत्रक है वह किराया नियंत्रक अधिकरण जो है उसी के अधीनस्थ होता है, अर्थात ये वाला विकल्प सही है कि भाड़ा नियंत्रक नियंत्रण अधिकरण के अधीन ऐसा जो नियंत्रक है वह रहता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अधिकरण की शक्ति और जो कार्य हैं उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है किराया नियंत्रण अधिकरण की शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो शक्तियां जैसा हमने देखा कि धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि उसकी शक्तियां या कार्य जो है वह कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कि यह सुनिश्चित करना कि सदैव इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भाड़ा नियंत्रक है वह कार्यशील हो, तो यह सही है। दूसरा है कि भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से व्यथित समस्त व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार करने के लिए यह एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है, जो अधिकरण है, यह भी सही है। और तीसरा है कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति इसके पास होती है, तो यह भी सही है। और धारा 8 के खंड 2 के अंतर्गत ही यह बता दिया गया है कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने की जो किराया नियंत्रण अधिकरण की शक्ति है वह शक्ति किस प्रकार की है। तो वह जो है शक्ति ऐसी है जैसे कि हाई कोर्ट को शक्ति प्राप्त होती है, तो यह भी कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है, या कौन सा कथन सही है या गलत है इसके रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो किराया नियंत्रण अधिकरण है उसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, और यह शक्ति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हाई कोर्ट को अपनी जो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह सभी जो विकल्प है वह सही है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां और कृत्य इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो भाड़ा नियंत्रक की जो शक्तियां हैं वह जो है बताई गई है धारा 9 के अंतर्गत। अब भाड़ा नियंत्रक कौन होता है, तो इसकी स्थापना जो है धारा 7 के अंतर्गत की गई है, अर्थात भाड़ा नियंत्रक को धारा 7 के तहत नियुक्त किया जाता है। और किसे नियुक्त किया जाएगा, तो एक एसडीएम अर्थात उप जिलाधिकारी का स्तर का कोई अधिकारी होगा, उसे ही भाड़ा नियंत्रक नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो भाड़ा नियंत्रक की जो शक्ति है उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 9 के अंतर्गत किया गया है, और भाड़ा नियंत्रक की जो नियुक्ति होती है वह धारा 7 के तहत होती है। तो इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी शक्ति यह है कि वह जो है भवन स्वामी और किराएदार के बीच विवाद का निराकरण करना, तो यह सही है। दूसरा है कि भवन स्वामी तथा किराएदारों को प्राप्त अधिकार जो है उसको सुनिश्चित करना, तो यह भी सही है। और इस अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी तथा किराएदार की बाध्यता को प्रवर्तित करना, तो ये जो सभी शक्तियां हैं वह भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां होती हैं। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 9 के खंड 1 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक के समक्ष सभी कार्यवाही सामान्यतः पूरी कर ली जानी चाहिए। तो जो किराया नियंत्रक है उसके समक्ष जितनी भी कार्यवाहियां चल रही हैं वह कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए। कब, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 9 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसी जो सभी कार्यवाहियां हैं वह पूरी की जानी चाहिए। तो किस तिथि समय के अंतर्गत, तो उसके समक्ष प्रत्यार्थी को समन जारी किए जाने की स्थिति में प्रथम उपस्थिति की तिथि से 6 महीने के भीतर
यह सही है। अथवा अथवा जो है प्रत्यार्थी को जिस तिथि से एक पक्षीय घोषित किया गया है उस तिथि से 6 माह के भीतर। तो इस प्रकार से सी वाला विकल्प सही है कि ए अथवा क्यों नहीं है, बल्कि ए या बी, इन दोनों ही स्थितियों में जो है कोई कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाड़ा नियंत्रक या भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 10 में यह स्पष्ट बताया गया है खंड 1 के अंतर्गत कि इस अधिनियम के जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए जो भाड़ा नियंत्रक है या भाड़ा नियंत्रण अधिकरण है वह सीपीसी की जो प्रक्रिया है इसको अपनाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो जो सीपीसी की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो वे फिर कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए वे स्वयं के द्वारा विनियमित प्रक्रिया का पालन करेंगे। इस प्रकार से यह दूसरा जो विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण स्थगन दे सकता है। तो स्थगन जो है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण जो है वह कब दे सकता है या किस प्रकार से दे सकता है। तो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के द्वारा स्थगन दिया जाएगा जबकि लिखित आवेदन प्राप्त किया जाता है, अर्थात लिखित आवेदन प्राप्त होने पर और कारण अभिलिखित करके वहां पर स्थगन का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अपीलीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो अपीलीय शक्तियां जो है वह किसको प्राप्त होती हैं। तो धारा 13 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से अपीलीय शक्तियां जो है केवल भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को प्राप्त है, भाड़ा नियंत्रकों को जो है अपील की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो अपनी अवमानना के लिए दंड देने की जो शक्ति है वह भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को प्राप्त है और भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को जो शक्ति प्राप्त है वह धारा 8 के खंड 2 के अंतर्गत प्राप्त है। और इसमें यह बताया गया है कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की कौन सी शक्ति होगी। तो ऐसी शक्ति होगी जो कि हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाड़ा नियंत्रक या भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की जो कार्यवाही है वह आईपीसी की या भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत जो है वह विधिक कार्यवाही समझी जाएगी। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत ही दिया गया है और धारा 10 का जो खंड 3 है, धारा 10 खंड 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भाड़ा नियंत्रक और भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की जो कार्यवाही है वह आईपीसी की धारा 193, 228 और 196 के अंतर्गत जो है वह जो कार्यवाही है वह विधिक कार्यवाही समझी जाएगी। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोड माना जाता है। तो किन धारा के या किन अध्याय के प्रयोजनों के लिए उसको सिविल कोड माना जाता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 10 के खंड 3 के अंतर्गत ही दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो भाड़ा नियंत्रक हैं उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए जो है सिविल कोड माना जाता है। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का जो ढंग है वह किस धारा के अंतर्गत बताया गया है। तो आदेश के निष्पादन का ढंग धारा 11 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश का जो निष्पादन है वह कराया जाएगा तो किसके द्वारा। तो आदेश के निष्पादन के बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसे आदेश का जो निष्पादन है वह भाड़ा नियंत्रक के द्वारा ये जो है निष्पादन कराया जाता है। नेक्स्ट है, अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का जो ढंग है वह कौन सा है। तो निष्पादन का जो ढंग है वो भी धारा 11 के अंतर्गत ही बताया गया है, अर्थात वह किस प्रकार से जो है आदेश का निष्पादन कराया जा सकता है। तो चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा, अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा, वेतन और भत्ते की कुर्की के द्वारा, तो अर्थात उपयुक्त सभी तरीकों से जो है किसी इस अधिनियम के किसी आदेश का जो निष्पादन कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश का निष्पादन धारा 11 में दिए गए ढंगों में से कराया जा सकता है। तो इस जो ढंग बताए गए हैं उनमें से किस प्रकार से जो है उसका जो निष्पादन है वह कराया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी एक या एक से अधिक जो तरीके से जो है किसी आदेश का निष्पादन कराया जा सकेगा। नेक्स्ट है,
कब्जे की प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से कितने माह के भीतर यदि किराएदार जो है वह परिसर रिक्त नहीं करता है तो उसे अंतःकालीन लाभ का भुगतान करना पड़ेगा। तो प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 3 महीने के भीतर अगर कोई जो किराएदार है वह मकान को खाली नहीं करता है तो उसे अंतःकालीन लाभ का भुगतान करना पड़ेगा। तो अंतःकालीन लाभ क्या है, तो इसके संदर्भ में अगर जानते हैं तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति है वह अवैध रूप से किसी प्रॉपर्टी को कब्जे पर लिए हुए है तो ऐसी स्थिति में इस प्रॉपर्टी से जो महीने की या जो आय प्राप्त हो सकती है तो उस आय पर वह जो है ब्याज सहित अगर कोई भुगतान किया जाता है तो उसे ही अंतःकालीन लाभ होता कहा जाता है। चाहे यह जो व्यक्ति है जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, चाहे वह उसका यूज करता हो या न करता हो। तो मान लीजिए अगर कोई भवन है, इसका किराया 5,000 रुपए है और एक व्यक्ति ए है, इसने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और यह जो मकान है वह बी का है। तो ये जो है अवैध रूप से कब्जा का धारण किए हुए है, तो ऐसी स्थिति में वह बी को 5 महीने 1,000 रुपए तक की जो मासिक धनराशि है, इसके ऊपर जो ब्याज की धनराशि होगी, ब्याज अमूमन 6% होती है, तो इस धनराशि पर 6% की ब्याज के साथ जो है इसको बी को देने के लिए बाध्य होगा। इसे ही अंतःकालीन लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतःकालीन लाभ, यह किस प्रकार से होगा, अर्थात इसकी जो रेट होगा वह कितना होगा, किस दर से जो है अंतःकालीन लाभ का भुगतान किया जा सकेगा। तो अंतःकालीन लाभ का जो भुगतान होता है तो वह निर्धारित जिस प्रकार का भवन है उसी हिसाब से उसका जो भुगतान है वह किया जाता है। तो जैसे अगर आवासीय कोई भवन है तो उसमें पर जो है भाड़े की दर का 2 गुना होगा अंतःकालीन लाभ। व्यावसायिक अगर कोई वास है तो वहां पर 3 गुना होगा। अगर त्वरित कब्जे का आदेश दिया गया है कि तुरंत कब्जा प्रदान किया जाए स्वामी को, और वहां पर जो है कब्जा नहीं प्रदान किया जाता है तो वहां पर भी जो है भाड़े की दर का 3 गुना होगा। तो इस प्रकार से ये जो सभी हैं, यह सभी में सही कहा गया है कि आवासीय सुविधा युक्त अगर कोई भवन है उस पर अवैध कब्जा किया गया है और उसको खाली करने का आदेश दिया गया है और जो अवैध कब्जाधारी है वह खाली नहीं करता है तो वहां पर उस भाड़े जो किराए की दर है उसका 2 गुना अधिकतम जो है वहां पर अंतःकालीन लाभ देय होगा। इसी तरह से व्यावसायिक भवन है तो वहां पर 3 गुना होगा। तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है और नहीं खाली किया जाता है तो वहां पर जो किराए की दर का 3 गुना जो है अंतःकालीन लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक धारा 11 के अंतर्गत दिए गए निष्पादन के आवेदन का निस्तारण विरोधी पक्षकार को सूचना तामील होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर करेगा। तो अगर कोई भाड़ा नियंत्रक के द्वारा धारा 11 के अंतर्गत निष्पादन के लिए आदेश किया जाता है तो और उसका जो निस्तारण है वह विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील होने की तिथि से 45 दिन के भीतर उसका जो है किया जाएगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 11 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। और 11 खंड 4 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो धारा 11 खंड 4 के अंतर्गत बताया गया है कि भाड़ा नियंत्रक अंतिम आदेश या इस अधिनियम के तहत पारित कोई आदेश है तो उसकी जो कार्यवाहियां होंगी उनका संक्षिप्त तरीके से संचालन करेगा और इसकी जो सूचना की तामील होने की तिथि से उसका जो निष्पादन है वह 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। तो धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश का निष्पादन है वह निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें जो है विरोधी पक्षकार की चल या अचल संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, उसका विक्रय किया जा सकता है, गिरफ्तारी और निरोध किया जा सकता है, उसके बैंक खातों की कुर्की की जा सकती है। यदि वह शासकीय अर्थात सरकारी सेवा में है तो उसका वेतन और भत्ते की कुर्की की जा सकती है। और आदेश का निष्पादन के लिए किसी अधिवक्ता को पारिश्रमिक पर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी अधिकारी को वहां पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। विरोधी पक्षकार की संपत्ति का कब्जा आवेदक को देकर भी उसका जो निष्पादन है वह किया जा सकता है। इसी प्रकार से कब्जे की रिकवरी के लिए अगर प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो जारी किए जाने की तिथि से 3 महीने के भीतर यदि जो किराएदार है वह परिसर को खाली नहीं करता है तो वह प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से अंतःकालीन लाभ के लिए दायी होगा। तो अंतःकालीन जो लाभ के लिए दायी होगा तो उसकी दर क्या होगी, तो आवासीय प्रयोजन के लिए अगर कोई वास है तो वहां पर 2 गुना, व्यावसायिक प्रयोजन के लिए अगर कोई वास है और उस पर अवैध कब्जा किया जाता है तो वहां पर 3 गुना होगा अंतःकालीन लाभ।
इसी प्रकार से यदि त्वरित कब्जे के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो और ऐसी स्थिति में वहां पर कब्जा नहीं दिया जाता है तो वहां पर भी किराए का 3 गुना जो है अंतःकालीन लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें जो है धारा 11 को जो है जिसमें बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी कवर किया और इसके ऊपर जो इसके प्रश्न थे उसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि इसमें से पूछ रहा है कि सही युग्म कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें चूंकि 4 अनुसूचियां दी गई हैं इस अधिनियम के अंतर्गत और इसमें बताया गया है कि अनुसूची 1 के अंतर्गत किराएदार के अधिकार बताए गए हैं, अनुसूची 2 के अंतर्गत भवन स्वामी के अधिकार बताए गए हैं, अनुसूची 3 के अंतर्गत भवन स्वामी की बाध्यताएं बताई गई हैं और अनुसूची 4 के अंतर्गत किराएदार की बाध्यताएं बताई गई हैं। तो ये जो है ये अगर ऐसे इसको आसानी से ध्यान में रखा जा सकता है कि अनुसूची 1 और 2 जो है यह किराएदार के और भवन स्वामी के अधिकार के बारे में है, अनुसूची 3 और 4 जो है वह भवन स्वामी और किराएदार की बाध्यताओं के संदर्भ में प्रावधान करता है। आगे देखते हैं कि भवन स्वामी यदि अनुसूची 1 के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का जानबूझकर कोई प्रयास या कार्य करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो भवन स्वामी और किराएदारों के अधिकार हैं और उनके जो दंड हैं उन सभी के बारे में जो प्रावधान है दंड के बारे में वह धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। अब अनुसूचियां जो बताई गई हैं तो अनुसूची 1 का अगर उल्लंघन होता है तो अनुसूची 1 के उल्लंघन में क्या दंड दिया जाएगा। तो अनुसूची 1 के अंतर्गत पहले देखेंगे कि प्रावधान क्या किया गया है। तो इसमें जो है किराएदार को अधिकार जो होंगे उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अगर किराएदार के अधिकारों से कोई भवन स्वामी उसको वंचित करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 5 के तहत धारा 12 के खंड 5 के तहत उसको दंड कितना दिया जाएगा तो 5,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना है या 3 महीने तक की कालावधि का कारावास या दोनों, अर्थात 5,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने तक का जो सादा कारावास या दोनों, इस दंड से उसको दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो 4 अनुसूचियां दी गई हैं इन चारों अनुसूचियों का अगर उल्लंघन होता है तो सभी के मामले में सजा का जो प्रावधान है वह सेम है। कितना है तो 5,000 रुपए जुर्माना है और कारावास कितना है तो 3 माह है। और कारावास कैसा होगा, यह साधारण होगा अर्थात सादा होगा। तो यहाँ पर इन बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि अगर किसी भी अनुसूची का उल्लंघन पूछ लेता है, चाहे अनुसूची 1 हो 2 3 4 किसी का भी पूछ लेता है कि अगर इस अनुसूची का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा व्यक्ति है उसको कौन सी सजा दी जाएगी तो वहां पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 माह तक का साधारण कारावास या दोनों की सजा दी जा सकती है। और इसके बारे में जो सजा बताई गई है धारा 12 की अलग अलग खंड के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किराएदार अनुसूची 2 में भवन स्वामी को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करता है या कोई कार्य करता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो अनुसूची 2 का उल्लंघन में जो अगर कोई कार्य करता है तो अनुसूची 2 के उल्लंघन में अगर कोई कार्य करता है तो वहां पर भी उसको धारा 12 के खंड 6 के अंतर्गत सजा बताई गई है। तो वह सजा कितनी होगी तो वह सजा जो है 5,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना या 3 माह का साधारण कारावास। तो जैसा कि हमने बताया कि जो 4 अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में से किसी का भी उल्लंघन होता है तो सजा का जो प्रावधान है वह सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान मालिक वास सुविधा को खाली करने हेतु किराएदार को बेदखल करने का दबाव बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके का प्रयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई मकान मालिक है वह वास सुविधा को खाली कराने के लिए जो है किराएदार को बेदखल करने के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाता है तो उसे जो सजा दी जाएगी वह कितनी दी जाएगी तो वही 5,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना या 3 मास से अनधिक का साधारण कारावास या दोनों, अर्थात सी वाला जो विकल्प है वह सही है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 12 के खंड 7 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, मकान मालिक जानबूझकर किराएदार को जल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है तो मकान मालिक जो है वह किस दंड से दंडित किया जाएगा।
तो अनुसूची 3 को जब देखेंगे तो अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो भवन स्वामी की जो बाध्यताएं हैं, अर्थात कुछ बाध्यताएं बताई गई हैं जिनका पालन करना भवन स्वामी को आवश्यक है, अर्थात वह किराएदार को अपने बिजली या जल आपूर्ति इसको देने के लिए बाध्य है, वह उसको बंद नहीं कर सकता। अगर वह उसको बंद कर देता है तो वहां पर उसको धारा 12 के खंड 7 के तहत जो है उसको वही 5,000 रुपए से अधिक का जुर्माना या 3 मास तक का सादा कारावास या दोनों का सजा जो है उसको दी जा सकती है। नेक्स्ट है, किराएदार किराए के स्थान को जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर लेता है या उसको दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए अगर उसका उपयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो अनुसूची 4 के अंतर्गत जो है वह कुछ बाध्यताएं बताई गई हैं। तो अनुसूची 4 में जो है किराएदार की बाध्यता बताई गई है कि वह जिस प्रयोजन के लिए कोई भवन किराए पर लेता है उसका उपयोग वह उसी प्रयोजन के लिए करेगा। अगर वह उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए उसका यूज करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है धारा 12 के खंड 8 के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। तो दंड कितना दिया जाएगा, तो वही 5,000 रुपए से अधिक का जुर्माना या 3 मास से अधिक का कारावास। तो यहीं पर डी वाला जो विकल्प है वह सही होगा। नेक्स्ट है, भाड़ा नियंत्रक के आदेश से जो पीड़ित मकान मालिक है या किराएदार है वह किसको अपील कर सकता है। तो भाड़ा नियंत्रक के आदेश से अगर कोई पक्षकार पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में वह भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को जो है अपील कर सकेगा। तो अपील किस धारा के तहत करेगा, तो वह धारा 13 के तहत अपील का प्रावधान किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से अगर कोई पक्षकार पीड़ित है तो वह जो है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को जो है अपील कर सकेगा। नेक्स्ट है, अपील करने का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो वह प्रावधान जो है धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वह किस धारा के तहत प्राप्त है। तो धारा 13A जो है अर्थात 13 क के अंतर्गत इस नियम जो है राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जो है नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 14 के द्वारा निरसित किया गया है। तो इसमें से किस अधिनियम को धारा 14 के द्वारा निरसित किया गया है। तो धारा 14 के अंतर्गत निरसन और व्यावृत्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि धारा 14 के द्वारा इसमें से छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 को जो है निरसित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसको कवर किया और उससे जितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं और जो धाराएं लंबी थी जिसमें उनका एनालिसिस करना जरूरी था तो उसको भी किया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है आपकी तैयारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सहायक साबित जरूर होगा और आप अपनी तैयारी को इसके माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से पा सकते हैं और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।